हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से तासा डेजी आपका स्वागत करती हूँ आपके खुद के YouTube चैनल तासा दी प्रेरणा पर। आप अपनी सपोर्ट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके इसी तरह से बना के रखिएगा। थैंक यू। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि शिवेन वैद्य और राजपाल की बहुत बहस हो जाती है, लेकिन फिर भी ये गुत्थी सुलझ नहीं पाती है। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। गाड़ी के बारे में तो आपको पता लग ही गया होगा। खाना इत्यादि खाकर जब वो होटल पहुंचा तो एडिटर देशराज का ये संदेश कि आते ही फोन करो उसका इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत कॉल मिलाई और दूसरी ओर से उसका जवाब आने पर सबसे पहले उसने यही सवाल किया, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम हुआ है। देशराज की आवाज आई, क्यों? ये आश्चर्य से बोला, क्या नाइक साहब ने लौटकर आपको कुछ नहीं बताया? उससे मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाई, देशराज ने बताया। लौटने के बाद नाइक ने मुझे फोन किया था, लेकिन उस समय मैं एक मीटिंग में व्यस्त था। खैर तुम छोड़ो, ये बताओ कि गाड़ी के बारे में क्या पता लगा पाए? 45 साल पहले वो दुर्घटना हाँ हुई ही नहीं थी। क्या कह रहे हो? देशराज की आवाज ऐसी थी मानो उसकी सांस ही रुक गई हो। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सर, राजपाल बोला। मिस्टर नाइक ने पुल को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ये बात साबित कर दी कि गाड़ी उस पुल पर से गुजरी ही नहीं, न नदी में गिरी, इसलिए उसका कोई अवशेष। इतनी शानदार खबर को तुम अभी भी मुर्गी के अंडे की तरह दबाए बैठे हो, बेवकूफ आदमी। दूसरी ओर से देशराज दहाड़ा। मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा था सर कि अगर वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में नहीं गिरी तो फिर कहां गई? यू इडियट, ये तुम कैसे भूल गए कि तुम कोई जासूस नहीं हो बल्कि एक पत्रकार हो, और पत्रकार का सबसे पहला फर्ज है खबर को अपने दफ्तर तक पहुंचाना। और तुम ऐसी शानदार और सनसनीखेज खबर को पेट में दबाए न जाने कहां मटर गश्ती करते फिर रहे हो। मैं सर, अब बकरी की तरह मिमियाओ मत। खबर से संबंधित सारे तथ्य मुझे अभी भेजो। कल सुबह के अखबार में यह खबर छपेगी तो चारों तरफ सनसनी फैल जाएगी। मगर सर, इतनी जल्दी सारी रिपोर्ट तुमसे कौन गधा मांग रहा है? वो बस परसों के अखबार में छपेगी। अभी तो कल के अखबार में छापने के लिए मुझे मुख्य मुख्य बातें बताओ। राजपाल ने उसे फोन पर मुख्य मुख्य बातें लिखवा दी। और सुनो, कल तक मेरे पास पूरी रिपोर्ट पहुंच जानी चाहिए। और हाँ, आजाद मंडल नामक उस क्रांतिकारी दल के एक सदस्य का पता लग गया है। कहाँ? अब चौंकने की बारी राजपाल की थी। कलकत्ता में लगभग 70 वर्ष का एक बूढ़ा है जो कि चल फिर नहीं सकता। मैं उससे मिलने के लिए कलकत्ता जाना चाहता हूँ। ठीक है, कल या परसों जबकि कहो तुम्हारी टिकट बुक करा देता हूँ। वैसे मैंने कलकत्ता स्थित संवाददाता को उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए कह दिया है, मगर तुम खुद से जाकर मिलोगे तो शायद वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप परसों के प्लेन की टिकट बुक करा दीजिए, मैं कल आपके पास पहुंच रहा हूं। फोन रखने के बाद कुछ क्षण सोचता रहा और फिर विचार में खो गया। कमरे में टहलने लगा। सुबह पहली बस से ही जाना होगा, लेकिन वैद्य जी और उर्मिला से बिना मिले अभी जाकर मिल लो। लेकिन अभी तो आधी रात होने वाली है और इस समय जाना ठीक रहेगा क्या? कुछ देर इसी तरह से सोचने के बाद वो एक निश्चय पर पहुंचा और होटल से बाहर निकल आया। घर का कुंडा खड़खड़ाने पर शिवेन वैद्य ने ही दरवाजा खोला और उसे अपने सामने पाकर वो चौंक गया। तुम इस समय? जी, कोई खास बात हो गई है क्या? कल सुबह मैं पहली बस से वापस जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? ऑफिस से आदेश आया है। ओह। एक अजीब सी चुप्पी के बाद दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं और राजपाल की आंखें उर्मिला को खोज रही थीं, मगर वो दिखाई नहीं दी। और कुछ कहना है? शिवेन वैद्य ने पूछा। जी हाँ। क्या? इससे पहले कि मैं अपने पिताजी को आपके पास भेजूं, मैं आपसे एक बात जान लेना चाहता हूँ। शिवेन वैद्य ने खामोशी लेकिन प्रश्नपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। क्या आप मुझे उर्मिला की योग्य समझते हैं? उसकी ये बात सुनकर शिवेन वैद्य एकदम विचलित स्वर से बोला, मजाक तो नहीं कर रहे तुम?
क्या उर्मिला मुझे पसंद नहीं करती? इस बारे में तो उर्मिला से ही पूछना पड़ेगा। एक अजीब सी हंसी शिवेन के होठों पर खेल गई और उसका बहुत बड़ा बोझ जैसे छाती से उतर गया। जब तक मैं लौट कर आऊं तब तक पूछ कर रखिएगा। अभी जगा दूं उसे? अभी नहीं, वो वापस मुड़ता हुआ बोला। अभी तो मुझे जाने के लिए तैयारी करनी है। और हाँ, एक काम और कीजिएगा आप, ये गोताखोरी की पोशाक और सिलेंडर दारागंज के यूथ क्लब में देकर मेरी एडवांस की रकम भी वापस ले लीजिएगा। राजापुर से लौटने के तुरंत बाद वो घर नहीं गया, बल्कि सामान समेत सीधा ऑफिस पहुंचा। अच्छा हुआ तुम आ गए, देशराज ने उसे देखते ही बोला। आज रात की प्लेन की टिकटें मिली हैं, मगर मैंने तो आपसे कल की लेने के लिए कहा था। किसी भी वजह से कल की कोई भी टिकट नहीं मिल रही थी, सो मैंने आज ही की करवा ली थी कि अगर तुम टाइम से आ गए तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल करा देंगे। अच्छा ठीक है, राजपाल बोला। अब तो मुझे कलकत्ता जाने की तैयारी करनी चाहिए। ये तैयारी बाद में कर लेना, तो पहले पूरी रिपोर्ट लिख कर दो उस रेलगाड़ी के भूत और दुर्घटना और दोनों के बारे में। वो तो मैं रास्ते से ही तैयार करके लाया हूँ, राजपाल ने उसे कागजात देते हुए बोला। ठीक है, मैं इन्हें टाइप करने के लिए भेज देता हूँ। एक नज़र उन कागजों पर डाली और घंटी बजाते हुए देशराज बोला, बाय द वे, तुमने आज का अखबार देखा? अभी मौका कहाँ मिला है, रास्ते भर तो रिपोर्ट लिखता रहा मैं। घंटी की आवाज़ सुनकर चपरासी आ गया तो देशराज से कागजात और निर्देश ले जाने लगा तो राजपाल बोला, इस अखबार के लिए कोई चाहे अपनी हड्डियों का तेल ही क्यों ना निकाल दे, मगर एडिटर साहब उसे एक गिलास पानी तक पूछने वाले नहीं है। अरे हाँ, पानी लाओ, चाय लाओ, साथ में कुछ बिस्किट वगैरह भी। और तुम क्यों खड़े क्यों हो राजपाल? बैठो ना भाई, बैठो, ये देखो ये खबर। देशराज ने उस दिन का अखबार उसके सामने फैला दिया। अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में छपा था, 45 वर्ष पहले हुई राजापुर रेल दुर्घटना के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य उभर कर सामने आए हैं। उस रात न तो वो गाड़ी टूटे हुए पुल पर से गुजरी और न ही वो नदी में गिरी थी, जो कि अब तक समझा जाता था। जानते हो आज ये सब छापने से क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? एकदम 20,000 की सेल बढ़ गई। देशराज मुस्कुराता हुआ बोला। लोग कल के अखबार का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। देशराज के पास से चाय इत्यादि पीकर वो घर पहुंचा और फिर उसके जाने की तैयारी करते हुए देखकर माँ ने पूछा, अब फिर कहीं जाना है? कलकत्ते जाना है माँ, आज ही। किस काम से? उसी काम से जिसके लिए राजापुर गया था। तू छोड़ क्यों नहीं देता इस काम को? माँ बोली। तेरे पिताजी नाराज हो रहे हैं बहुत, उन्हें ये तेरा गड़े मुर्दे उखाड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। शायद तब पसंद आने लगे माँ, जब मैं ये साबित कर दूंगा कि दादा कोई मामूली चोर या लुटेरे नहीं थे, बल्कि एक देशभक्त क्रांतिकारी थे। जरा अपने संदूक में से फैमिली एल्बम तो निकाल कर देना प्लीज। एल्बम में से राजपाल ने एक फोटोग्राफ निकाला जिसमें उसका दादा अपने बड़े भाई के साथ खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। चलते समय उसने अपनी माँ से कहा कि पिताजी को राजापुर भेज दे, उर्मिला को देखने और शिवेन वैद्य से शादी की बातचीत करने के लिए। क्या हुआ इसके बाद? क्या कलकत्ता में मिले उस व्यक्ति से बातचीत करने के बाद रेलगाड़ी के भूत की गुत्थी सुलझ गई? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं तासा डेजी इजाजत लेती हूँ आपसे। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।